पाकिस्तान में टैक्स नहीं लेते, हम बता देते हैं। पाकिस्तान में तो कहा जाता है ना कि वकील की करना है, जज ही कर लो। कॉर्पोरेट की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इज 18%, टैक्स में कंट्रीब्यूशन 70%। मजाक चल रहा है यहाँ पे। जहाँ पे 2% भी आपकी एवरेज ग्रोथ नहीं रही, वहाँ पे आपने सैलरीड के ऊपर 250% ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। एफबीआर, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मोस्ट इनकम्पिटेंट और नालायक डिपार्टमेंट है। हुकूमत क्योंकि ये गरीब दुश्मन और एलीट नवाज है, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि किस तरह बेचारे एलीट के ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगा हुआ है, बोझ लगा हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का बिजनेस ठप हो गया। पाकिस्तान में टैक्स नहीं लेते, हम बता देते हैं। किस सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। पाकिस्तान इस वक्त अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे महंगाई और बेरोज़गारी का तूफ़ान तो है ही, इसके साथ साथ इंडस्ट्री और आवाम पे भारी टैक्सों का बोझ भी है। कोई नई सनत तो लग नहीं रही और मल्टी नेशनल्स अपना सरमाया लेके बाहर जा रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान की बैरूनी सरमायाकारी सबसे कम तरीन सतह पर है, और आज हमारी इस डिस्कशन का टॉपिक भी वो टैक्स हैं जो पाकिस्तानी मईशत को अंधेरे में धकेल रहे हैं। वो एक शेर है ना, खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, अर्ज़े वतन में ज़िंदगी दुश्वार थी बहुत। हर उस बिज़नेस की, हर उस इंडिविजुअल की, हर उस रिटेलर की जो पाकिस्तान में लेजिटिमेट तरीके से टैक्स कंप्लाइंट होके अपने मामलात करना चाहता है, उसकी ज़िंदगी वाकई बहुत मुश्किल है। क्योंकि टैक्स लेने का मकसद होता है किसी गवर्नमेंट का, और वो मकसद होता है अपनी आवाम को सर्व करना, उनको बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, उनको बेहतर एजुकेशन फैसिलिटीज़ देना, उनको बेहतर सेफ्टी और सिक्योरिटी देना। लेकिन पाकिस्तान में चाहे आप जितने मर्जी बड़े टैक्स पेयर हो, अगर आपको कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू है, प्राइवेट गार्ड्स हायर करेंगे आप। अगर आपको अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, तो आप कभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं भेजेंगे, बल्कि आप प्राइवेट स्कूल्स में भेजेंगे। हेल्थ के मामलात में भी आप कभी प्रेफर नहीं करेंगे अपने लव वन को आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए भेजें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजेंगे। क्योंकि हालात प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, हम सबको पता है कि अंदर क्या हालात होते हैं। साथ ही साथ अल्लाह ना करे कि आपको कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कभी बन जाए, आपको थाना कचहरी करना पड़ जाए, तो आपको पता चलेगा कि एफआईआर के इंदराज से लेकर अदालत में केस लगने तक, और केस लगने से लेकर जज के फैसले तक, आपको हर जगह हर कदम पे पैसे खिलाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में तो कहा जाता है ना कि वकील की करना है, जज ही कर लो। साथ ही साथ अगर आपको कभी आपकी अपनी जायदाद, आपकी अपनी प्रॉपर्टी, अपने प्लॉट के पेपर्स निकलवाने पड़ जाए, कोई फ़र्द निकलवानी पड़ जाए, कोई अक्स शजरा चाहिए हो, तो आपको पटवारी और तहसीलदार को भी पैसे खिलाने पड़ेंगे। उसके बगैर आपको आपका लेजिटिमेट राइट, आपका फ़र्द भी नहीं मिलेगा। तो इन हालात में जब सब चीज़ें आपने अपनी जेब से करनी है, तो फिर टैक्स का मकसद तो फिर भत्ता ही हुआ ना, कि आप गवर्नमेंट को उनकी अय्याशियों के लिए पैसे दे रहे हो। पाकिस्तान के जो टैक्स रेट्स हैं वो दुनिया के अमंग दी हाईएस्ट टैक्स रेट्स है। हम लोग टैक्सेस नॉर्वे और स्वीडन जितने देते हैं, और सहूलियात हमें सूडान और सोमालिया जैसी मिलती हैं। पाकिस्तान इज़ ए डूम्सडे फॉर ऑल दी कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स, चाहे वो इंडस्ट्री हो या इंडिविजुअल्स हो। तो इसके साथ साथ मल्टी नेशनल्स जो हैं, इसके अलावा कारोबारी हजरात अपना सरमाया बाहर लेके जा रहे हैं, और सारा प्रेशर तनख्वाहदार तबके पे आ रहा है, वो अपने बिल जमा करवाए या ये टैक्स पे करे। देखिए, कॉरपोरेट और सैलरीड क्लास, ये दो वो सेक्टर्स हैं जो हाईएस्ट टैक्स जिनके ऊपर लगा हुआ है। कॉरपोरेट की पहले बात करते हैं। इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान में कॉरपोरेट टैक्स 60% प्लस है। 29% डायरेक्ट इनकम टैक्स है, उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स है, जो अभी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने एक अजीबो गरीब फैसला दे के उसको परमानेंट टैक्स की हैसियत दे दी है।
हालांकि एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सुपर टैक्स एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक मकसद के लिए लगाया जाता है। तो ये सुपर टैक्स 2022 में 10% एक साल के लिए लगाया गया था, लेकिन अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने उसको परमानेंट कर दिए, जो कि मैं समझता हूँ एक इलीगल, अनजस्ट उनका फैसला है। कोई और गवर्नमेंट होती, कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, आज़ाद अदलिया होती, तो ये फ़ैसला अब तक चैलेंज हो गया होता और अब तक रिवर्स हो गया होता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सीन चल रहा है, तो ये फ़ैसला कायम है। 300 अरब रुपए का एडिशनल टैक्स बर्डन कॉरपोरेट के ऊपर इस साल पड़ा है इस फैसले के बाद। बहरहाल 29% डायरेक्ट टैक्स, 10% सुपर टैक्स, 39%, 2% वर्कर्स वेलफेयर फंड WWF, 5% वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड सेसेस, उसके बाद 15% आपका टैक्स ऑन डिविडेंड, जो प्रॉफिट आपका शेयर होल्डर जो कंपनी का ओनर है वो लेता है। 62-63% टैक्स दे के कौन सा बिजनेस, कौन सी कंपनी सर्वाइव कर सकती है? वो कहते हैं ना, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। हाईएस्ट टैक्सेस एप्लीकेबल हैं हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर पे। एंड डोंट फॉरगेट, हम बात कर रहे हैं अभी टैक्सेस की, जो हमने उनको ओवरऑल इन्वायरमेंट दिया हुआ है। अपने खित्ते की सबसे महंगी गैस, अपने खित्ते की सबसे महंगी बिजली, अपने खित्ते की वर्स्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंडीशन, वर्स्ट बिजनेस कंडीशन, उस माहौल में भी जो बिजनेस कर रहा है, उसके बाद जो मुश्किल से थोड़े पैसे बचा के अपना प्रॉफिट अर्न करता है, उसके ऊपर हुकूमत बैठी होती है कि 60-62% तो हमें दे दो। रिज़ल्ट क्या निकल रहा है? आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से हो रही है। 30 से ज़्यादा फॉरेन नेशनल्स कंपनीज जो हैं, मल्टी नेशनल्स, वो 3 सालों में पाकिस्तान छोड़ के चली गई। ये छोटे नाम नहीं है। फाइज़र, PNG, लॉटे, टेलीनॉर, आपका शेल, आपका टोटल। तो एक लम्हा फिक्रिया है, नई इन्वेस्टमेंट क्या आनी है। आपकी लोकल इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। अभी एप्टमा ने अपने रिजल्ट्स दिए थे कि 400 जिनिंग मिल्स, 150 टेक्सटाइल मिल्स एंड 100 स्पिनिंग मिल्स बंद हो गई हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर पा रहे। हमारा तो इवन SIFC के जो कोऑर्डिनेटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि इन टैक्सेस के साथ कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं आनी। लेकिन फिर भी हुकूमत के कान में जूं नहीं रेंग रही। टैक्सेस का सारा बोझ जो है वो आपने कॉर्पोरेट पे डाला हुआ है। कॉर्पोरेट की GDP में कंट्रीब्यूशन इज 18%, टैक्स में कंट्रीब्यूशन 70%। मजाक चल रहा है यहाँ पे। अब बात कर लें, आपने दूसरी जो बात की सैलरीड क्लास की। सैलरीड क्लास ने पिछले साल 660 अरब रुपए का टैक्स दिया। 660 अरब रुपए का टैक्स, जहाँ पे आपका रिटेलर 60 अरब 62 अरब का टैक्स दे रहा है, जहाँ पे आपका जाइंट आपका रिटेल सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर आपका 200 अरब का टैक्स दे रहा है, वहाँ पे 660 अरब का टैक्स मिडिल क्लास सैलरीड क्लास से आपने निचोड़ लिया है। पाकिस्तान में पिछले 4 साल में जो ग्रोथ रही है, पाकिस्तान ने जिस स्पीड से तरक्की की है, वो एवरेज 2% भी नहीं है। इवन के फॉरवर्ड लुकिंग भी 2% नहीं है। अभी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को साउथ एशियन ब्लॉक से निकाल के मीना के ब्लॉक में डाला, क्योंकि साउथ एशियन ब्लॉक्स में वो कंट्रीज़ हैं जिनकी फॉरवर्ड लुकिंग ग्रोथ प्रोजेक्शंस 6% एंड प्लस हैं, जबकि मीना में वो कंट्रीज़ हैं जिनकी ग्रोथ प्रोजेक्शंस लेस देन 2% है। अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और टूनीशिया से मुकाबला करेगा उस ब्लॉक में। जहाँ पे 2% भी आपकी एवरेज ग्रोथ नहीं रही, वहाँ पे आपने सैलरीड के ऊपर 250% ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। सारा बर्डन लगता है कि कॉरपोरेट ने और सैलरीड क्लास ने पूरा करना है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री और सैलरीड क्लास अपने लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए कमाती है। आपने रिटेलर का जिक्र किया ही है, तो वो बहुत कम टैक्स दे रही है और इसका सारा बोझ आवाम पे या इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा है। तो ये इसको नेट में कैसे अपने लेकर आएंगे, टैक्स नेट के अंदर किस तरह लेकर आएंगे रिटेलर्स को? देखिए, पहली चीज़ है कि वाकई रिटेलर्स तो ना होने के बराबर टैक्स दे रहे हैं। 20 ट्रिलियन के करीब की इनकी ट्रांजैक्शन हुजम है और टैक्स उनका जमा हुआ है 62 बिलियन का। सैलरीड से 10 गुना कम टैक्स दिए हैं आपके रिटेल सेक्टर ने। तकरीबन 37 लाख रिटेलर्स हैं पाकिस्तान में,
जिसमें से जो रजिस्टर्ड हैं, सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हैं, वो 7 लाख हैं। उसमें से भी सिर्फ 13,000 ऐसे हैं जो FBR के सिस्टम के साथ अटैच है, जिनको POS पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कहते हैं। 2018 में PTI गवर्नमेंट जब स्टार्ट हुई, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया कि लिंक किया जाए रिटेलर्स के सिस्टम को FBR के सिस्टम से, और उसके लिए POS डिवाइसेस आई। इंसेंटिवाइज इस तरह किया गया कि जो रिटेलर अपनी ये डिवाइस लगाएगा, POS सिस्टम लगाएगा, उसको 3% टैक्स में डिस्काउंट मिलेगा। 13,000 तक पहुँचे, लेकिन PDM गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले इसको भी रिवर्स कर दिया, इसको भी ख़त्म कर दिया। अब नतीजा ये है कि मेजॉरिटी रिटेलर आपके टैक्स नेट से बाहर हैं, और आपकी FBR, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मोस्ट इनकम्पिटेंट और नालायक डिपार्टमेंट है, वो कोई एफर्ट भी नहीं कर रहा इन रिटेलर्स को टैक्स नेट में लेके आने की। लंगड़ियाल साहब जो चेयरमैन FBR हैं, उनसे कहा गया कि आप इस बारे में क्यों नहीं करते, रिटेलर्स को क्यों नहीं लेके आते। तो उन्होंने कहा हमारे एक्चुअली 3 इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम एफर्ट नहीं कर पा रहे। पहला, हम अंडर स्टाफ्ड हैं, हमारी मैन पावर कम है। दूसरा, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अंडर कंपनसेटेड हैं, उनकी तनख्वाहें कम है। और तीसरा, हमारे पास कन्वेंस नहीं है कि हम मार्केट में जाके सर्वे कर सकें, सर्च कर सकें और रिटेलर्स को आइडेंटिफाई करके उनको टैक्स नेट में लेके आ सकें। हुकूमत ने इनको न्यू हायरिंग करके दी, इनकी तनख्वाहें 100% से 400% तक बढ़ा दी गई। साथ ही साथ 1000 नई गाड़ी FBR के शहजादों को ख़रीद के दी गई। नतीजा, इस साल भी जो 4,200 अरब का टारगेट था, उससे अब 14,200 का टारगेट था, 13,000 अरब भी कलेक्ट नहीं हो पा रहा। रिवाइज़ करके पहले 14,200 से 13,900 किया, 13,900 से रिवाइज़ करके उसको 13,000 किया, तब भी शॉर्टफॉल आ रहा है। सारे के सारी गाड़ियाँ, सारे के सारे मरात उन्होंने अय्याशियों पे किए हैं। गाड़ियाँ आजकल यूज़ हो रही हैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप स्कूल से देने के लिए। मैं बच्चों को जिस स्कूल में छोड़ने जाता हूँ, तो सुबह FBR की बड़ी बड़ी प्रिंटेड उसके ऊपर लोगो लगे हुए FBR की, गाड़ी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रही है। तो मामला ये है कि FBR इंतहाई नकम्मा, इनकम्पिटेंट, और उनकी विल भी नहीं है। मैं और आप एक छोटे से शहर में रहते हैं, यहाँ पे हम मार्केट में निकल जाएं तो 1 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम 100 से 200 दुकानें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, जो टैक्स कंप्लाइंट नहीं है। तो FBR को क्यों नहीं नज़र आता? प्रॉब्लम इज़ कि वो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है उनके लिए। वो चाहते नहीं कि रिटेलर जो है वो टैक्स नेट में आए। हाँ, एक पॉइंट है ऐसा कि मैं अगर इफ़ आई पुट माई सेल्फ इन रिटेलर्स बूट, 50% टैक्स है रिटेलर्स के मार्जिन के ऊपर। अगेन इस टैक्सेस के ऊपर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। कारफोर जो एक बड़ा मल्टीनेशनल ग्रोसरी ब्रांड है, वो कराची डॉलमेंट मॉल से उसने अपना सिस्टम रैप अप कर दिया है कि वो सरवाइव ही नहीं कर पा रहा था इतने टैक्सेस, इतने हाई टैक्सेस के साथ। ऑन दी अदर हैंड एक और रिटेल ग्रोसरी स्टोर कराची का ही, जो शदीद तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, पंजाब में भी आपको जगह जगह नज़र आ रहा है, वो कैश के ऊपर ज़्यादा डीलिंग करता है। इवन कि उसने भी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हैं तो गाड़ियों में, बोरियों में कैश लेके गए हैं, वो सरवाइव कर रहा है। बात वही है कि जो इस टैक्स में लेजिटिमेट तरीके से इस पूरे सिस्टम में रहना चाहता है, उसके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। जो अंडर द कारपेट डील्स करके, जो टैक्स नेट से बाहर रह के ब्लैक इकॉनमी में, कैश इकॉनमी में डील करेगा, उसके लिए सत्य खैर है। इसके साथ साथ हुकूमत ने अभी जो अपना घर स्कीम के तहत 3.2 ट्रिलियन रुपीज़ के लोन्स दे रहे हैं, और उसके अलावा 7E का जो टैक्स का हमारा निज़ाम था उसको ख़त्म किया गया है। क्या ये प्रॉपर्टी डीलर्स और डेवलपर्स को नवाजने के लिए है, और इसका टैक्स पे क्या असर पड़ेगा? ये आपका बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7E वो टैक्स था जो एलीट के ऊपर लगा हुआ था, गरीब के ऊपर नहीं था। 7E टैक्स कहता था कि हर वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 2.5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और वो आपके पास एक से ज़्यादा है, मतलब अगर 2 प्लॉट्स हैं 2.5 करोड़ के,
तो एक प्लॉट के ऊपर आपको 1% उसकी वैल्यू का टैक्स देना है साल का, जो कि डीम्ड रेंटल इनकम है। हुकूमत क्योंकि ये गरीब दुश्मन और एलीट नवाज है, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि किस तरह बेचारे एलीट के ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगा हुआ है, बोझ लगा हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का बिजनेस ठप हो गया। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का सहारा लिया गया और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने जैसा फैसला सुपर टैक्स का दिया है वैसा ही तकरीबन फैसला इन्होंने 7E के टैक्स को ख़त्म करने का दिया। सही। तो ये तो आपकी बात ठीक है। साथ ही साथ जो स्कीम तो आई है अपना घर 3.2 ट्रिलियन की, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ दे आर र्यूमर्स के जो 2 टैक्सेस लगे हुए हैं प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे 236 के 1.5% है और 236C सेल के ऊपर वो 4.5% है। र्यूमर्स आर कि ये टैक्स 1.5 से भी रिड्यूस करके 0.25% कर रहे हैं, ताकि लोगों को इंड्यूस किया जा सके कि वो प्रॉपर्टी की तरफ आएँ और प्रॉपर्टी ख़रीदें, क्योंकि शायद एलीट ने, अमीरों ने, मार्केट डाउन थी, कोई प्लॉट्स खरीदे होंगे। नो इट्स टाइम टू डंप ऑन द मिडिल क्लास और उन बेवकूफ़ों के ऊपर माजरत के साथ जो प्रॉपर्टी में सोचे समझे बगैर इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी 200 अरब का टैक्स दिया है उन्होंने। एस्टीमेट के मुताबिक $600 बिलियन इस सेक्टर की वर्थ है। $600 बिलियन की टैक्स है उनका 200 बिलियन का। ये जो 18th अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर, ये 2 टैक्सेस प्रोविंशियल मैटर हो गए थे, ये प्रोविंस का प्रोग्रेटिव हो गया था। लेकिन क्योंकि NFC अवार्ड में सूबों को वफाक से ढेरों पैसा मिल जाता है, 58% ऑफ वट एवर वफाक कलेक्ट्स वो सूबों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उस 58 का भी 62% पंजाब ले जाता है। तो सूबे एफर्ट ही नहीं करते प्रॉपर्टी टैक्स और एग्रीकल्चर टैक्स को जमा करने की। पंजाब ने, पूरे पंजाब ने 26 अरब का प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया है। उसके मुकाबले में सिर्फ मुंबई ने 260 अरब का प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया है। एग्रीकल्चर टैक्स का तो ना ही पूछें, 0.1% कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर से आए टैक्स की हमारी पूरे टैक्स के सिस्टम में। सारे के सारे जागीरदार, ज़मींदार, वडेरे असेंबली में बैठे हुए हैं, वो अपने आप पे टैक्स लगने नहीं देते। रिज़ल्ट पिसती बेचारी अवाम और सैलिड क्लास है जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये NFC अवार्ड को रिविजिट करके ये मैंडेटरी किया जाए कि जो भी प्रोजेक्ट आपका सूबा करना चाहेगा जो PSDP के अंडर आता है, उसका 30-40% एटलीस्ट वो खुद रेवेन्यू जनरेट करेगा, खुद टैक्स कलेक्ट करेगा फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड फ्रॉम द एग्रीकल्चर इनकम। वरना तो जिस तरह हमारे एक अजीबोगरीब से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनकी फाइनेंशियल कोई सेंस नहीं बनती। अभी एक GT रोड के ऊपर मेट्रो का मंसूबा 100 बिलियन का मंसूबा स्टार्ट हो गया, जिसकी कोई तुक, कोई मंतक, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दुनिया का शायद पहला प्रोजेक्ट होगा जो GT रोड के ऊपर मेट्रो बस लाने जा रहे हैं। ये गुजरांवाला रोड पे होश बंदा जो है ना वो खो बैठता है जब देखे कि पैसे का किस तरह ज़िया किया जा रहा है इन प्रोजेक्ट्स के जिनकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जानिब अवाम पे टैक्सेस की भरमार कर दी जा रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी के हों, चाहे वो सैलरीड क्लास पे हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, पूछने वाला ही कोई नहीं। इसके साथ आप ये भी देखें कि जो गवर्नमेंट है बिला वास्ता यानी कि इंडायरेक्ट टैक्स बगैर गरीब और अमीर को देखे लगा रही है और वो आपको पे करने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ लेवी की मद के अंदर 47 रुपये पेट्रोल के ऊपर आपको वो चार्ज कर रही है। ठीक है, ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से ये हमें प्रॉब्लम आई, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो उससे भी फ़ायदा उठाया, यानी कि एक बहरान को भी उन्होंने एज ए उसको देखा कि किस तरह से हम फ़ायदा ले सकते हैं और गवर्नमेंट अवाम की जेब से पैसे निकाल लिए। तो देखें, पहली चीज़ मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं, जो हमारी पेट्रोलियम लेवी है वो तकरीबन इस वक्त 117 रुपये पे है। कोई 50 रुपये के करीब इन्होंने ईरान US इसराइल कन्फ्लिक्ट के दौरान लेवी बढ़ा दी। पहले 80 रुपये थी तो अब शायद
वो 50 रुपये बढ़ा के कोई 117 118 के ऊपर ले गए। वो आप बात ठीक कह रहे हैं, इनके लिए क्राइसिस अपॉर्चुनिटी जी बिल्कुल। देखते हैं। पेट्रोल की, तेल की इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बड़ी जस्टिफाइड है। वो जो कीमत का इंक्रीज था वो अवाम को पास ऑन किया, जस्टिफाइड है। लेकिन उसकी मद में जो अपनी इनकम्पिटेंसी, जो टैक्स के टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे, वो बढ़ा देना बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। वो जुल्म है, ज़्यादती है, जो ये हुकूमत करने से बाज नहीं आती, क्योंकि हाईली इनसेंसिटिव हुकूमत है, अवाम के वोट से नहीं आई हुई। जो हुकूमत अवाम के वोट से आती है वो अवाम का दर्द महसूस करती है, वो अवाम को लूटने की बजाय उनको सर्व करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। पेट्रोलियम की आपने बात शुरू हुई है, तो तकरीबन 135 रुपये पर लीटर हम टैक्सेस, पेट्रोलियम लेवी और डिफरेंट जो सेल टैक्स की मद में दे रहे हैं। हमारा जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो 60% टू व्हीलर करता है, यानी कि मिडिल क्लास, गरीब क्लास, बाइक्स वाले 60% पेट्रोल वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टैक्सेस लगाने का मकसद ये है कि आप गरीब अवाम और अमीर अवाम में फ़र्क किए बगैर उनको एक ही तरह ट्रीट कर रहे हो। आप 15 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाने वाला बंदा भी वही टैक्स देगा जो 70,000 की बाइक चलाने वाला टैक्स देगा। सिंपल कैलकुलेशन बताऊं तो एक बाइक वाला अगर डेली 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है तो साल का 50-60 हज़ार रुपया वो टैक्स की सूरत में सिंगल बाइक वाला हुकूमत को दे रहा है। हुकूमत तो यहाँ पे लूटने के लिए बैठी हुई है। और यही केस सेल्स टैक्स का है। 18% सेल्स टैक्स आपने लगा दिया। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने तकरीबन 4,000 अरब रुपया सेल्स टैक्स की सूरत में जमा किया है इस साल, और साथ ही साथ 1700 अरब रुपया ये पेट्रोलियम लेवी की मद में इकट्ठा किया है। हाईली अनजस्टिफाइड टैक्सेस है कि आपने गरीब अमीर को एक ही तरकड़ी में तोलना शुरू कर दिया। 10,000 कमाने वाला, 1 करोड़ कमाने वाला एक ही जितना टैक्स दे रहा है। ये तो जुल्म है, ये ज़्यादती है। लेकिन क्योंकि ये निकम्मे हैं, ये एफर्ट नहीं करना चाहते, तो इनको फिर जहाँ से नज़र आता है वहाँ से वो कलेक्ट कर लेते हैं। रिटेलर्स की आपको बात बताऊँ मैं कि रिटेलर्स जो हैं वो सेल्स टैक्स कलेक्टर्स भी हैं। उन्होंने आपसे जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो लेते हैं उनको हुकूमत को जमा भी कराना होता है, नहीं कराते। वो रजिस्टर ही नहीं है, वो सारा पैसा भी वो भी दबा के बैठ जाते हैं। उसका हल खैर गवर्नमेंट ने ढूंढ लिया है कि आप थर्ड स्केड्यूल के में अपनी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। मतलब थर्ड स्केड्यूल में वो वाली जो भी प्रोडक्ट आ जाएगी उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो रिटेलर कलेक्ट नहीं करेगा, वो मैन्युफैक्चरर ही कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएगा। हालांकि सेल्स टैक्स, पेट्रोलियम लेवी ज़्यादती है, जुल्म है। ये वो जो इकबाल का शेर है ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। हुकूमत ने सेल टैक्स की मद में ऐसा ही किया है। सेल्स टैक्स पेट्रोलियम लेवी में हर अमीर गरीब को एक ही सफ़ में खड़ा करके ट्रीट किया है। तो फिर अब इसका हल क्या है? क्योंकि ये अगर नहीं होता तो इसके साथ हमारी जो सैलर क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा है। तो इस बोझ को कम करने के लिए क्या आने वाले बजट के अंदर कोई रिलीफ मिलेगा? देखें, हाईली अनलाइकली है कि कोई रिलीफ इंडस्ट्री को और सैलरीड क्लास को दे सकेंगे। ये जो रिलीफ देंगे भी ना वो कॉस्मेटिक होगा, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा अगर वो देते हैं। पिछले साल हमने बात की है अभी कि 14,200 अरब का टैक्स टारगेट था जो रिड्यूस करके 13,000 अरब कर दिया गया, वो भी अचीव नहीं हुआ। अभी IMF के साथ जो एग्री किया है वो 15,300 अरब का नेक्स्ट ईयर का टैक्स टारगेट है। 200 अरब, 250, 2,000, 2,500 अरब ज़्यादा कहाँ से जमा पूरा करना है? जब आपकी सैलरी क्लास और इंडस्ट्री को तो आप ऑलरेडी सारा निचोड़ चुके हो, उनके पास तो गुंजाइश ही नहीं है उनके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाने की। एग्रीकल्चर को आप लगाने की आपकी विल नहीं है, नीयत नहीं है। रिटेलर्स के ऊपर आप काम नहीं करना चाहते हो। तो इस सूरत हाल में आप किस तरह रिलीफ दे सकते हो इंडस्ट्री को और सैलरीड क्लास को? उनको रिलीफ एक ही सूरत में दी जा सकती है कि आप अपने टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स बेस बढ़ाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके आएँ, रिटेल सेक्टर को लेके आएँ। डंडा चलाना पड़ता चलाएं, बाकी काम भी तो आप डंडा चला के कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की ज़रूरत है, वहाँ पे क्यों नहीं? साथ ही साथ अगर करना चाहे ना सिस्टम को ठीक, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। डिजिटाइजेशन एक सबसे आसान और क्विक हल है। पाकिस्तान में 6 करोड़ के करीब यूनिक बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं। बैंक अकाउंट होल्डर्स 6 करोड़ के करीब है, बैंक अकाउंट तो ज़्यादा है। बैंक अकाउंट ओपनिंग के बाद उनकी KYC भी हुई है, नो योर कस्टमर वगैरह। क्यों नहीं इस डाटा को यूज़ करते हुए हमारी FBR इन लोगों को फाइलर और टैक्स नेट में लेके आती है? सेकेंडली, डिजिटाइजेशन करना इस वक्त शदीद ज़रूरी है कि FBR के सिस्टम के साथ क्यों नहीं बैंकिंग रिकॉर्ड्स, क्यों नहीं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के रिकॉर्ड कि जिनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो हमें खरीदी हुई है, क्यों नहीं ये व्हीकल्स रिकॉर्ड, व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ की जो एक्साइज है उसके रिकॉर्ड, क्यों नहीं एविएशन इंडस्ट्री के रिकॉर्ड्स कि कहाँ कहाँ पे फ्लाई किया है वो लिंक हो सकते। शब्बर जैदी जिस वक्त बना है चेयरमैन FBR, उसने पायलट बेसिस के ऊपर, उसने सैंपल बेसिस के ऊपर एक करके दिखाया कि इट इज़ पॉसिबल। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर राजा करम एक टैक्स रिटर्न फाइल करता है और क्लेम करता है कि उसने 1 लाख रुपया कमाया है जिसमें से 20, 30, 40 हज़ार रुपया उसने टैक्स दे दिया है, तो उस FBR वाला बैठ के अपने सिस्टम में ये चेक कर सकेगा कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट हुए हैं इस साल में, उसने कौन सी नई प्रॉपर्टी खरीदी है इस साल में, कौन सा ट्रैवल किया है फैमिली के साथ इस साल में, कौन सी गाड़ी खरीदी है इस साल में। उसे पता चल जाएगा कि लाख रुपया ये क्लेम कर रहा है कि इसने कमाया है, लेकिन 1.5 लाख तो इसके अकाउंट में आया है, प्लस इसने 50,000 की गाड़ी खरीदी है, इसने 20,000 का ट्रैवल किया है, इसने 2 लाख का नया प्लॉट लिया है। तो वो पूछ सकेंगे कि भाई बाकी पैसे कहाँ से आए, इनकम का सोर्स बताओ। बिल्कुल। और यहाँ पे आपको ये नकम्मी FBR की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनकी करप्शन का भी दरवाज़ा बंद होगा कि जब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इनको रिटेलर्स के पास, इनको बंदों के पास भेजने की। डिजिटाइजेशन क्विक एंड इजी सॉल्यूशन है। उसके साथ साथ टैक्स रेट्स इंडस्ट्री के और सैलरी क्लास के कम करने पड़ेंगे। मैक्सिमम टैक्स स्लैब जो इंडस्ट्री के ऊपर होनी चाहिए वो 30% है, और ये 30% रखते हुए भी अपने सेक्टर, अपने रीजन में सबसे ज़्यादा टैक्स रेट पाकिस्तान इंडस्ट्री देगा अगर 30% भी कर दें, वरना 20%, 22%, 25%, 27% टैक्सेस इंडस्ट्री के ऊपर हैं। सैलरीड के ऊपर 25% से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए इन एनी केस। पता नहीं कैसे लोग बैठे हुए हैं जो इनके लिए सिंपल मैथ्स नहीं कर सकते। सैलरीड क्लास कौन सी होती है? सैलरीड क्लास हमारी मिडिल क्लास होती है, और मिडिल क्लास आपकी कंजम्पशन क्लास है। अगर आप 100 रुपये का टैक्स रिलीफ इस क्लास को देंगे तो ये 100 रुपये को बैठ नहीं जाएंगे लेके, इस 100 रुपये को ये कंज्यूम करेंगे, ये चीज़ें खरीदेंगे। और जब भी कोई चीज़ें खरीदेंगे तो 100 रुपये में से 18 रुपये सेल्स टैक्स के मद में आपको रिवार्ड वापस हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरा, जब वो कंजम्पशन करेंगे, वो चीज़ें खरीदेंगे, तो जो आपकी इंडस्ट्री है उनकी सेल ज़्यादा होगी, उनकी सेल ज़्यादा होगी, उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिसका मतलब है उनका टैक्स ज़्यादा होगा, तो कुछ हिस्सा वहाँ से भी टैक्स में दोबारा वापस आ जाएगा। साथ ही साथ जैसे अगर इंडस्ट्री की सेल ज़्यादा होगी, उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो वो एक्सपेंड करेंगे। बिल्कुल। जब वो एक्सपेंड करेंगे तो न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, जब न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो नए लोग सैलरीड क्लास टैक्स नेट में आएंगे, वहाँ से भी टैक्स रिसीव होना शुरू हो जाएगा। एक सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन के मुताबिक 100 रुपये के पीछे 50 से 60 रुपये तो आपको इस सिस्टम के सर्कल के चलने की वजह से वापस मिल जाएंगे, और जो बाकी रिमेनिंग है ये आप अगेन वही बात कि जो अनजस्ट फाइनेंशियल, जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में उनकी कॉस्ट ज़्यादा है बेनिफिट कम है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को काम करके वहाँ से आप पैसे निकालें और यहाँ पे बाकी आप सपोर्ट करें। ये जो कहानी करते हैं ना कि IMF नहीं करने देता, IMF नहीं करने देता, IMF सिर्फ एक बात कहता है कि आपके पास डेफिसिट नहीं होना चाहिए, आप सरप्लस लाएं। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी टैक्सेस बढ़ाएं, या दूसरा तरीका है कि खर्चे कम करें। इस हुकूमत की अयाशियाँ जो हैं वो ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही। पिछले साल 17% से गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए, इस साल भी यही एस्टिमेट है कि 17 से 20% एक गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएगी।
तो जब ये करेगी, गल्फ स्ट्रीम के जहाज़ खरीदे जाएंगे, अयाशियों के लिए, बच्चों के हनीमून को के लिए वियना भेजा जाएगा, प्रोजेक्ट्स के ऊपर सोचे समझे बगैर पैसे पानी की तरह बहाया जाएगा, तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। करना चाहें तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। और हाँ, लास्ट बात मैं कर दूं, आपने बजट की बात की। नेक्स्ट ईयर जो हमारा बजट अभी 2-3 दिन में आ जाएगा, एस्टिमेटेड है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 7,000 अरब रुपए के करीब है। जो ट्रेड डेफिसिट है कि हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, वो 40 बिलियन डॉलर्स के करीब है। इंडस्ट्री से काम ही नहीं कर रही, एक्सपोर्ट्स हो ही नहीं रही। तो इस सूरत हाल में हमें 9,000 अरब अपना सूद भी देना है। जहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं कि 15,200 अरब रुपया हम टैक्सेस की सूरत में कलेक्ट करेंगे पूरे साल में, उसका 9,000 अरब रुपया उसमें से सूद की शक्ल में चले जाना है। अगर ड्रास्टिक मेजर्स ना लिए गए तो अगले कुछ सालों में जितना टैक्स कलेक्ट होगा वो सारे का सारा सूद की पेमेंट में चला जाएगा।